आज की हमारी महत्वपूर्ण जो क्लास है वह इतिहास विषय पर है, क्योंकि आरपीएससी में, आरएस के इंटरव्यू में इतिहास विषय के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इतिहास विषय के जो क्वेश्चन हैं उनका सबसे बेस्ट उत्तर क्या हो सकता है कि क्यों उसका सबसे बेस्ट उत्तर क्या हो सकता है, इसके बारे में आज की लाइव क्लास है। तो क्लास के लास्ट में आपके कोई भी क्वेश्चन है वह आप स्क्रीन पर टाइप कर सकते हो। टाइप करने के पश्चात सर है जो सभी आपके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देंगे। आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अपनी सोच को ये मान के चलो हमारा सिलेक्शन तय है, बस थोड़ा सा तकनीकी मिस्टेक है, वो अभी आ रहे हैं तो अभी क्लास स्टार्ट कर देंगे इतने में। हाँ, तो जो आपकी सोच है वही सोच आपको आगे लेके जाएगी। अभी आप मान के ये चलिए कि हमारा सिलेक्शन श्योर है, बस हमें जाना है और 4 लोगों के सामने जो बातें पूछेंगे उसका उत्तर दे के आना है। बस आएगा तो हाँ कह देंगे, नहीं आएगा तो ना कह देंगे, सॉरी सर अगला क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए आपकी सोच अगर सकारात्मक है तो आपका चयन 100% है। अभी टेक्नीशियन आ रहे हैं, थोड़ा सा वो स्क्रीन को सही कर देंगे, उसके बाद में जो क्लास है स्टार्ट हो जाएगी। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, जो दिमाग में जो स्ट्रेस है ना थोड़ा वो निकाल दो। जिंदगी में कहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ कहीं नहीं जाता। आपने आरएस मेंस की तैयारी के समय बच्चों को हम ये कहते हैं आप बड़ो कर्मशील, आप अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकते हो। इंटरव्यू के समय हम बच्चों को सिखाते हैं आप बन जाओ भाग्यवादी। ईश्वर हम तैयारी कर रहे हैं, जो तू दे देगा वो मंजूर है, तू बना देगा तो भी ठीक है, न बना देगा तो भी ठीक है। हम आराम से अपनी जिंदगी को जिएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हर व्यक्ति किसी न किसी मुकाम में कामयाब होता है अगर उसमें जज्बा है। आप में जज्बा है जिंदगी में, आप 100% कामयाब बनोगे। लेकिन सोच को ये मान के चलना है, हाँ हमारा इंटरव्यू है, हम दे रहे हैं ब्लैक, हम 1 मिनट ब्लैक, उनको क्या कमी आ रही, शुरू हो गया कि नहीं करने से उसको पूरी स्क्रीन पे करिए। हाँ 1 मिनट अभी सही कर रहे स्क्रीन पे, अभी क्लास स्टार्ट होगी। हाँ सारे बच्चे देखने चाहिए। हाँ ना, बच्चे नहीं देखने चाहिए कोई भी, सिर्फ आपके बस हम ही देखने चाहिए। क्लास रिकॉर्ड करनी है, मैं स्क्रीन पे बच्चे नहीं दिखने चाहिए, बच्चे ऊपर पट्टी पे दिखने चाहिए। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज की लाइव क्लास में आरएस के इंटरव्यू में भाग ले रहे सभी व्यक्तियों का वेलकम, तहे दिल से आपका स्वागत। आज की क्लास महत्वपूर्ण है क्योंकि आरएस जो आज की क्लास में आरएस के इंटरव्यू में इतिहास विषय के बारे में, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय इतिहास के विषय में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उनका बेस्ट उत्तर क्या होगा, यह आज आपको लाइव क्लास में असिस्टेंट प्रोफेसर वीरेंद्र यादव जी हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वीरेंद्र यादव आज इतिहास की लाइव क्लास ले रहे हैं, उनका भी वेलकम। सभी को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई मेंस क्लियर होने के लिए। और ज्यादा समय इन बातों फॉर्मेलिटीज पर हम नहीं लेंगे। अभी हम बात करेंगे कि जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में जिनके पास हिस्ट्री है या पोस्ट ग्रेजुएट जो हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर है, उनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या ऐसे ऐसे कौन से एरियाज है हिस्ट्री के जिनको छुआ जा सकता है, जिनसे आपसे पूछा जा सकता है। देखो, एक तो सबसे क्लियर, आप सबने पीजी किया है या ग्रेजुएशन किया है तो आप सब मानते हो कि एरिया बहुत वास्ट है। और अदर जो स्टूडेंट जिनके पास हिस्ट्री नहीं है, उनसे भी इतिहास से संबंधित कोई ऐतिहासिक घटनाक्रम उनके क्षेत्र से संबंधित या जनरल नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उनके एरियाज के, तो उनसे संबंधित भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हम आज बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतिहास वालों से पूछा जाएगा। डेप्थ जरूर इतिहास वालों से पूछी जाती है, बट जो बेसिक चीजें हैं इतिहास से जुड़ी वो किसी से भी पूछी जा सकती है। और वैसे भी राजस्थान के अंदर इंटरव्यू होना और उसमें हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट न आए या उससे संबंधित कोई बात न हो, ये लगभग नामुमकिन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम आज देखते हैं
कि भी हिस्ट्री की चर्चा कर लेते हैं। हिस्ट्री है क्या, इतिहास क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री जो शब्द है, देखिए ऐसी एक लाइव क्लास पहले भी दी थी और आज भी उस पे हम लाइव क्लास ही है, ये उससे संबंधित भी और कुछ और जो अपने राजस्थान से संबंधित उस समय एरिया कुछ छूट गया था उसके ऊपर हम फोकस आज ज्यादा करेंगे। तो इतिहास क्या है, अगर आपसे मान लो पूछ लिया जाए इतिहास क्या है, तो हम कहेंगे सर इतिहास शाब्दिक रूप से इति प्लस हास से मिलकर बना है, जिसका मतलब है ऐसा ही था, यही बोलना है, जिसका तात्पर्य है ऐसा ही था, बस क्लियर, ये हो गया इतिहास। अब पूछा जा सकता है कि भी मतलब जनरल ये शुरुआती क्वेश्चन है कि भी इतिहास के पिता किसको माना जाता है या किसको बोला जाता है, तो आप सबको पता होगा कि हेरोडोटस है, वो इतिहास के पिता कहलाते हैं। अब हेरोडोटस को ही क्यों बोला जाता है, तो इसके लिए हम ये बोलेंगे कि हेरोडोटस ने सबसे पहले ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखा था। ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने के कारण इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हिस्टोरिका इनके द्वारा लिखी गई वो पुस्तक है जो लैटिन लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। तो ये बेसिक सी बातें हो जाती है कि भी इतिहास क्या है। इसके बाद देखिए ज्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे, अब इतिहास को हम 3 भागों के अंदर बांट सकते हैं। अगर आप देखोगे हिस्ट्री को 3 पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद में हम लेंगे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान की हिस्ट्री, और उसके बाद थोड़ी बहुत चर्चा अगर टाइम मिला तो हम करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री पर, यानी विश्व का जो आधुनिक इतिहास है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन हिस्ट्री में। इंडियन हिस्ट्री में आप सबको पता है कि भी इंडियन हिस्ट्री में आपसे ये नहीं जाएंगे कि भी पाषाण काल क्या है, पूरा पाषाण काल क्या है, नव पाषाण, पेलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, इनके बारे में जानने की संभावना बहुत ही कम होती है। ये तो जब कोई हिस्ट्री का इंटरव्यू होता है तो ही पूछे जाने की संभावना। बेसिकली कहां से शुरू होता है कि हिस्ट्री को, इसको भी हम 3 भाग में बांट सकते हैं, आपको पता ही है। सबसे पहले जो पार्ट आता है वो एंशिएंट, फिर जो पार्ट आएगा वो मिडाइवल, एंड फिर जो पार्ट आएगा वो मॉडर्न। तो सबसे पहले हम एंशिएंट की बात कर लेते हैं। भी एंशिएंट से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एंशिएंट में जैसे देखिए शुरुआत होती है एंशिएंट के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता से। तो यहां क्या क्वेश्चन बनता है, देखो स्वाभाविक सी बात है कि आपसे पूछा जा सकता है कि भी प्राचीन काल के अंदर, यानी आज से 5000 साल पहले इंडिया के अंदर जो सिटी प्लान था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और उसके बावजूद ऐसी क्या परिस्थितियां घटित हुई कि वो सिटी प्लान खत्म हो जाता है और हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं जहां पर उस तरह की भवन, बिल्डिंग और प्लानिंग हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विभिन्न कारणों से पतन हो गया। वो कारण आपको 5-7 स्पष्ट है कि चाहे वो नदी की बाढ़ रही हो, या फिर नदियों की धारा है उनका मुड़ जाना है, या फिर जलवायु परिवर्तन है, आर्यों के आक्रमण जैसी आजकल बात है वो स्वीकार नहीं की जाए। तो ये सारी चीजें बोल सकते हैं जिसके कारण उस सभ्यता का पतन हो गया, और उसके बाद जो उनके जो बनाए हुए नियम संस्थाएं थी वो आगे नहीं चल पाई। इसलिए उनके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो हम तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उन्होंने जो लिखा वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट के रूप में, जिनको हम आज तक पढ़ने में सफल नहीं हो पाते हैं। चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, उसको हम पढ़ने में सफल नहीं, इसलिए उन्होंने जो किया उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भी प्राचीन इतिहास का ऐसा एरिया बताइए जिस पर आपको अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है, ऐसा लग रहा हो। तो उसमें हम बताएंगे कि सर सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा एरिया है, पीरियड है, जिस पर अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। जैसे सीधा सा ही मतलब है कि उसकी लिखी हुई बातों को हम आज तक पढ़ने में सफल नहीं हुए, तो काम करने की तो जरूरत है ही। दूसरा आप ये बोल सकते हो आज भी बहुत सारे क्षेत्रों का उत्खनन हो रहा है, और उनका जो संबंध है वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जुड़ा
जा रहा है, तो ये भी हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की कल्चर्स कैसी थी, बेसिकली इसके ट्रेड के बारे में पूछा जाता है कि इसका ट्रेड है इतना डेवलप था, कौन कौन कंट्रीज से था, किस रास्तों से होते हुए वो जाते थे, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और हमारे यहाँ भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगा स्थल है, इसके साथ साथ जो जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति है जिसके बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा, वहां से भी सिंधु घाटी सभ्यता का लिंक था, क्योंकि वहां से तांबा बड़ी मात्रा में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी उसकी जो फेमस सिटीज थी वहां तक पहुंचता था। तो ये बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए बात हो गए कि भी, या फिर जो मुद्राओं के ऊपर सबसे ज्यादा चित्र किसके मिलते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जा पाएंगे। उसके बाद हम बात करें वैदिक संस्कृति की, तो आर्यों का आगमन है, उनके बारे में पूछा जा सकता है भी आर्य कौन थे, कहां से आए थे। तो क्योंकि ऐसे हम एक तो ऐसा कोई है ही नहीं कि हम स्पष्ट रूप से कहते हैं भी आर्य वहीं के थे, आप ये कह सकते हो कि सर बेसिकली मुख्य रूप से माना यह जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, और मैक्स मुल्लर ने इससे संबंधित कहा है, ठीक है। इसके अलावा जो 3 4 5 और भी बातें किसने कहां से कहा है, वो बेसिक तौर पर आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको जैसे कुटुंब परिवार है, परिवार के बाद कुटुंब है, कुटुंब के बाद ग्राम है, ग्राम के बाद विश्व है, विश्व के बाद जन है, जन के बाद महाजन है, और उसके बाद में जो राज्य है, ये जो क्रम है वो आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए भी पहले किसकी शुरुआत होती है, फिर कैसे कैसे ये बढ़ता है, कैसे जन बनता है, कैसे महाजन बनता है, इस तरह की तमाम जानकारी आपको इससे आर्यों से संबंधित होनी चाहिए। इसके अलावा आर्यों के द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की गई जिसके कारण वो इन क्षेत्र को पराजित करने में सफल रहे, तो 2 मुख्य रूप से बातें आपको याद होनी चाहिए। एक तो उनके पास तेज तरार घोड़े थे, और दूसरा उनके पास लोहे के हथियार थे जिनके माध्यम से वो कृषि भी भरपूर मात्रा में कर सके और अपने शत्रुओं को पराजित करने में भी बड़े सफल रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से ऊपरी स्तर के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाने की उम्मीद है वो आर्यों से होगी। या मान लो बेसिकली कोई गंगानगर, हनुमानगढ़ या इस एरिया से बिलोंग करता है, तो उनसे जो सप्त सिंधु उनके प्रदेश थे, या जो आर्यंस ने जो आर्यों के टाइम में जो वेद लिखे गए हैं वो वेद इस एरियाज के अंदर लिखा गया, क्योंकि सप्त सिंधु प्रदेश का भाग था। तो इससे संबंधित उनसे थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, सूरतगढ़, गंगानगर या हनुमानगढ़ के एरिया से संबंधित। इसके बाद में जब चलते हैं आगे तो हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य की। इसमें देखो 3 4 क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। एक तो भी मौर्य साम्राज्य क्या था, इसकी प्रशासनिक विशेषताएं क्या थी, या चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसमें ऐसे क्या गुण चाणक्य ने देखे कि उसको एक अपना शासक है वो बनाया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है, या फिर अशोक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा इससे फिर और क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपको और फैक्चुअल नहीं पूछा जाएगा। तो मौर्य कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। मौर्यों के बारे में जो 2-3 बातें हैं भी, कोई कहते हैं मौर्य क्षत्रिय थे, तो क्षत्रियों का संबंध किससे है और किसने कहा है, क्योंकि ये प्राचीन भारत का सबसे पहला साम्राज्य था जिसने एक बड़े ही क्षेत्र के ऊपर राज्य भी किया, साथ में अपनी एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था दी थी। इसलिए इससे संबंधित है, पूछा जा सकता है भी ये मौर्य कौन थे, कहां से आए थे। तो इनकी 3 4 जो बातें, कोई क्षत्रिय बताता है, कोई इनको वैश्य भी बताता है, ठीक है ना, कोई इनको शूद्र भी बताता है। तो काशी प्रसाद जायसवाल शूद्र बता के क्या अपने तर्क देते हैं, ये हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसकी छोटी मोटी जो यूनानियों के साथ झड़प हुई, कौन कौन सी संधि समझौते हुए, इनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जो आप पढ़ लोगे, बताने की यहाँ जरूरत है नहीं। इसके बाद इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, केंद्र स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था में कौन कौन से अधिकारी गण थे, राज्य स्तर की या विश्व स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर कौन थे, यानी पूरा स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है केंद्र से लेकर के ग्रामीण स्तर तक, उसमें कौन कौन से अधिकारी थे, उनके क्या क्या कार्य या कर्तव्य थे। तो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में मौर्यों की पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो मौर्य साम्राज्य की अगर आपसे कोई ऐसा पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य की एक ऐसी विशेषता बताइए, तो हम क्या कहेंगे, इसकी केंद्रीकरण एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि जो सत्ता है वो केंद्र के अंदर सिमट गई थी। और अगर हम गुप्तों और इनकी तुलना करेंगे तो गुप्तों के बारे में बोलेंगे विकेंद्रीकरण, ठीक है। इसके बारे में केंद्रीकरण और गुप्तों के बारे में
विकेंद्रीकरण। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्यों चुना? हाँ सर, पूछ रहे कि भी कई बच्चे ये पूछते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों चुना। तो उसमें देखिए कि इसलिए चुना कि उसमें नेतृत्व क्षमता के गुण थे। बस आपको और ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। कहानी आपको पता ही है कि वो राजकिलम नाम का जो खेल खेल रहा था, उसको जब चाणक्य ने देखा, जब वो धनानंद से मतलब गुस्सा होकर जा रहा था, और जब उसने उसकी इस नेतृत्व क्षमता को देखा, तो वास्तव में वो देखता रह गया, उससे बड़े स्तर पर वो आकर्षित हुआ, और फिर उसने ठान लिया कि इसके बदौलत ही नंद साम्राज्य का नाश करना है। फिर वो तक्षशिला लेकर जाता है, वहां इसकी स्टडी करवाता है, अच्छी सैनिक शिक्षा देता है, और फिर आगे की पूरी कहानियां हैं। अटैक हुआ, एक बार अटैक असफल भी हुआ, बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। फिर कहते हैं कि दोनों घूमते हुए जा रहे थे, भटकते हुए, तो किसी पंजाब के इलाके की बात है, किसी बुढ़िया के घर खाना खाने के लिए बैठे, तो कहते हैं कि जो फूली हुई रोटी थी उसको जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब ऐसे बीच में से हाथ मारा, तो भाप से उसका हाथ जल गया। तो कहते हैं कि उसने कहा, ठीक है, ये मतलब कहानियां हैं परंपराओं में, कि भाई आप तो चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह ही बात कर रहे हो कि आपको खाना खाना नहीं आता। जिस तरह से उन्होंने राज्य के बीच में, क्योंकि इन्होंने जो पहला आक्रमण किया था वो पटना पर ही किया था, मगध के इलाके में, तो इन्होंने तो राज्य के बीच में आक्रमण किया, तो बीच में तो सत्ता स्ट्रॉन्ग होती है और वो पराजित हो गए। जबकि इनको जिस तरह से रोटी को किनारे से खाना शुरू करते हैं, उसी तरह से नंद साम्राज्य को किनारे से तोड़ने की जरूरत है। खैर, इसके बाद हम आ जाते हैं अशोक के ऊपर। देखिए, अशोक के ऊपर कई क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि भारतीय इतिहास में आज तक में ही अगर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी किस शासक को आप सर्वश्रेष्ठ शासक मानते हैं आपकी नजर में, तो लगभग दो ही जवाब आते हैं, या तो अशोक का आता है या मध्यकाल के अंदर अकबर का आता है। तो ये जवाब लगभग सबका होता है कि भी अशोक या अकबर में से वो एक चुनते। वो हम बाद में तुलना करेंगे कि भी अशोक और अकबर में से अगर कोई ऐसा कहे कि आपको किसको चुनना है, तो हम किसको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे, तो हम कहेंगे भी अशोक को। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि बताइए अशोक के ऐसे कौन से गुण थे जो आपको आकर्षित करते हैं। तो आप ऐसे लाइनों पे दो तीन जो बातें उनकी बताइए कि सर अशोक के अंदर, अशोक ने जो अहिंसा का मार्ग चुना, नंबर 2 अशोक ने जो शांति प्रियता की नीति अपनाई, नंबर 3 कि अशोक के द्वारा शक्तिशाली होते हुए भी निर्धन, गरीब और कमजोर लोगों की जो सहायता की गई, और नंबर 4 शक्तिशाली होते हुए भी दूसरे कमजोर राज्यों पर जो आक्रमण नहीं करके जो शांति की नीति अपनाई गई, उसके कारण हम अशोक को पसंद करते हैं। बस ये 3-4 बातें रटी रटाई आपकी जुबान पर होनी चाहिए, और इफेक्टिवली जो बोर्ड बैठा है उसकी नजरों से नजरें मिला के आपको बात कहने का अंदाज आना चाहिए। अब देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई अशोक तो आप शक्तिशाली बता रहे हो, जबकि मौर्य साम्राज्य का जो पतन है वो तो अशोक के जाते ही हो गया, तो उसका दायित्व हम अशोक के ऊपर नहीं डालेंगे। हम स्पष्ट कहेंगे कि सर जो आगे मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, उसके सर कुछ अन्य कारण थे। जैसे उसके जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, उनमें क्षमताओं का अभाव था। उनके उत्तराधिकारियों के 2-3 नाम आपको पता होने चाहिए और आप उनको बताने में सफल होने चाहिए। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात आप ये बताइए कि सर अशोक ने न तो कभी अपनी सेना भंग की, न अपनी सेना के कोई प्रशिक्षण भंग किए, तो हम कैसे मान लें कि शांति की नीति अपनाते हुए उसने सेना ने भंग कर दी। जो ये कहते हैं कि भी अशोक उत्तरदायी है, वो ये गलत कहते हैं। हम नहीं मानते कि भी अशोक उत्तरदायी है, क्योंकि अगर अशोक अपनी सेना भंग कर देता, सेना का समय समय पर प्रशिक्षण नहीं देता, या फिर सैन्य स्तर के ऊपर बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाता, तो हम मानते हैं कि उसने तो सैनिक स्तर पर कोई कार्य नहीं किया, जबकि ये सारे कार्य अनवरत रूप से चलते रहे। जो उसकी शांति की नीति थी कि भी कमजोरों पर आक्रमण करके उनको अपने अधीन नहीं बनाना है, तो उसको कई जो व्यक्ति है वो उसकी कमजोरी मान करके इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी रहेगा। तो हम 2-3 बातें कहेंगे कि सर अशोक ने न तो अपनी सेनाएं भंग की, न उसने सेनाओं को प्रशिक्षण देना भंग किया, और जब तक अशोक का साम्राज्य रहा किसी का भी साहस नहीं हुआ कि अशोक के साम्राज्य पर आक्रमण करे, तो हम उसको उत्तरदायी नहीं मानेंगे। बल्कि आगे आने वाली परिस्थितियां, क्योंकि इतिहास में ये सारी चीजें गवाह है और इकोनॉमिक्स का रूल भी है कि जो जितना ऊपर चढ़ता है वो उसके बाद नीचे भी आता है, तो स्वाभाविक है कि मौर्य साम्राज्य का पतन होना निश्चित था, और इसका जो ज्यादातर क्रेडिट है वो उसके आने वाले उत्तराधिकारियों को देना ही सही रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक अशोक से संबंधित हमारे यहां पर पूछा जा सकता है कि भी
अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, क्या आप ऐसा मानते हैं? ये पूछा गया था एक दो इंटरव्यू, तो हम कहते हैं भी हाँ था। तो इसके प्रमाण दीजिए कि कहां से ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो जैसे जयपुर के इलाके के जो लोग, उनसे पूछा जा सकता है कि जो बेराट के अंदर बाबरू का जो हमें शिलालेख मिला है, उसके अंदर स्पष्ट रूप से अशोक लिखता है कि उसकी धम्म में, संघ में और बौद्ध धर्म के अंदर उसका विश्वास है। तो इसके आधार पर लोगों का ये मानना है कि अशोक है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये इसलिए पर्टिकुलर पूछा जा सकता है क्योंकि इसका संबंध बाबरू अभिलेख से है, तो इसलिए आपसे ये बातें पूछी जा सकती है। तो इसलिए इसके ऊपर भी आप तैयार कर लें। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो ये जो कुषाण आते हैं या फिर सुंग वगैरह आते हैं, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। भाई चांस ही नहीं, कोई ऐसी घटनाएं प्रभावित करने वाली 2-4 दिन में घट जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज हिस्ट्री के इंटरव्यू में भी इन पे बहुत ही रेयर जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एंशिएंट के अंदर। अब किस पे जाएंगे? उसके बाद जाएंगे वो चंद्रगुप्त मौर्य के, उसके बाद चलते हैं गुप्त साम्राज्य के ऊपर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुप्त साम्राज्य। देखिए जो गुप्त साम्राज्य के अंदर क्वेश्चन बनते हैं उसमें अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले गुप्त कौन थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए भी गुप्त वैश्य थे कि गुप्त क्षत्रिय थे कि किसने कहा, क्योंकि दो जो साम्राज्य है वो बड़े महत्वपूर्ण है, मौर्य और गुप्त एंशिएंट के अंदर, तो इसलिए पूछे जा सकते हैं भी वो लोग कौन थे। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछा जाएगा तो जो सर आपके हिसाब से कौन थे? नहीं, इसमें किसी भी एक निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। किसी भी अगर कहें कि सर गुप्त कौन थे, कोई एक तो कोई संभव ही नहीं है, क्योंकि एक पूर्ण रूप से किसी ने कहा ही नहीं है कि ये क्षत्रिय थे, कि ये वैश्य थे, कि ये ब्राह्मण थे, कि ये शूद्र थे। किसी ने अलग अलग राय दी है। वो किन किन विद्वानों ने क्या क्या राय दी है वो आप बुक में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि ये क्षत्रिय ही थे, नहीं कह सकते, ये वैश्य ही थे, नहीं कह सकते। ठीक है, कई जैसे गुप्त लगाया है, गुप्ता बोल के, और इससे वैश्य से और कॉन्टेक्ट बनाने की, रिलेशन बनाने की ये सारी कोशिश करते हैं, बट ये पूर्ण रूप से सही नहीं। फिर चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद में समुद्रगुप्त, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो बात आ जाती है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य आपको पता है, ये भी इसकी उपाधि थी, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप गुप्त तैयार कर लीजिए। गुप्त के बाद में चंद्रगुप्त की लगभग जो एक तरह से अन्य राज्यों के साथ जो इसकी नीति है ना, उसके ऊपर पूछा जाता है, क्योंकि इसके जो वैवाहिक संबंध है, बेसिकली इसके कौन से संबंध है? वैवाहिक। जो वैवाहिक संबंध है, इन वैवाहिक संबंधों के बारे में पूछा जाता है। किसने जो 2-3 वैवाहिक संबंध किए वो किस किस के साथ किए, आप नोट कर लें। ठीक है ना, वो पढ़ना है आपको कि वैवाहिक संबंध है इसने किस किस के साथ बनाए और इसका इसके साम्राज्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये इसके बारे में पूछा जाएगा। इनसे भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, इसको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। किसने कहा है इसको भारत का? तो वीए स्मिथ ने इसको कहा है कि ये भारत का क्या था? नेपोलियन था। अब समुद्रगुप्त की जो मुख्य रूप से पूछी जाती है वो इसकी विजयों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इसकी प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूछा जाता है, कहाँ है, कैसे है और किसने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी आपको पता होगा कि इसको फिर बाद में उखाड़ करके इलाहाबाद के किले के अंदर अकबर ले आया था। तो इस प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर समुद्रगुप्त का भी लेख लिखा हुआ है। ठीक है ना, इससे पहले अशोक का भी इसके ऊपर लेख लिखा हुआ है, इसके ऊपर जहांगीर के द्वारा भी लेख लिखाया गया है। तो इससे संबंधित बातें हैं वो आपसे पूछी जा सकती है। समुद्रगुप्त की फिर आ जाती है विजय, और विजयों में मुख्य रूप से पूछा जाता है इसकी दक्षिण की विजय। जो दक्षिण किसने विजय की, तो उसका रास्ता कौन सा था और उसमें जो 12 राज्य थे वो कौन कौन से राज्य थे, ऐसा पूछा जा सकता है इतिहास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे कि भाई उसका रास्ता कौन सा था। तो आपको रास्ता बताना है, सर कलिंग और उड़ीसा के रास्ते होते हुए, आंध्र प्रदेश के रास्ते होते हुए, और वेंगी यानी आंध्र प्रदेश से होते हुए, और मद्रास यानी आज का जो तमिलनाडु का इलाका है, कांचीपुरम का जो क्षेत्र है, वहां तक किसने आक्रमण किया। और आते समय रास्ते में डाउट है, कुछ विद्वान कहते हैं उसी रास्ते से आए थे और कुछ विद्वान कहते हैं आज के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
प्रदेश यानी विदिशा से होते हुए ये वापस मगध पहुंच गया था। तो कई बार ये रास्ते पूछे जा सकते हैं और रास्तों के क्रम में कौन कौन से राज्य आते थे, बेसिकली जिन्होंने इतिहास में पीजी वगैरह कर रखी है उनसे ये संबंधित पूछे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ये समुद्रगुप्त हो गया। और उसके बाद में विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो इसकी भी वही है कि इसके वैवाहिक संबंध है या इसको विक्रमादित्य है। तो विक्रमादित्य की उपाधि क्या है, किन किन भारतीय मतलब 2 और ऐसे शासकों के नाम बताइए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि की ली। कुल मिलाकर के 14 शासकों के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि है वो ली गई थी। इससे संबंधित क्वेश्चन और एक क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है, इसके दरबार में जो नवरत्न थे, कौन कौन इसके दरबार में नवरत्न थे, उन नवरत्नों के अंदर जैसे कालिदास है या उसकी उपलब्धियां क्या है, अमर सिंह था तो उसकी क्या है, ठीक है ना। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, गुप्त साम्राज्य के प्रशासन की। तो प्रशासन की विशेषताएं पूछे जाएंगे, इसमें क्रम वरम पूछने की संभावना नहीं है कि प्रशासन की विशेषताएं क्या थी। तो विशेषता में 2-3 बातें आप ध्यान से रखो कि एक तो इनके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी विकेंद्रीकरण, ठीक है। दूसरी विशेषता थी सामंतवाद का आगमन और तीसरी विशेषता थी अर्ध राज्यों का गठन। तो इसके कारण क्या होता है कि जो केंद्रीय पकड़ है वो कमजोर हो जाती है, जिसके कारण आगे आने वाले समय के अंदर जो गुप्त साम्राज्य उसका पतन हो जाता है। कई बार पूछा यह भी जा सकता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद जो गुप्त शासकों का क्रम है जरा वो बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। कालिदास और इनसे फिर ज्यादा हटके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। इसके बाद में हर्षवर्धन का आता है, तो बेसिकली छोटे मोटे क्वेश्चन हर्षवर्धन के ऊपर, वर्धन साम्राज्य क्या था, हर्षवर्धन कौन था, राज्यश्री कौन थी, या इस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में एंशिएंट इंडिया का जो पोर्शन है वो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, आगे हम बढ़ जाते हैं मिडाइवल के अंदर। मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो 2 बातें देखेंगे। मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर एक है प्री मिडाइवल और एक है पोस्ट मिडाइवल, यानी पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। प्री के अंदर लगभग आप मान लीजिए हर्षवर्धन के साम्राज्य के बाद यानी 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से और 12वीं शताब्दी तक का ये जो पीरियड है वो प्री हिस्ट्री के रूप में माना जाता है। और 12वीं से लेकर के और आगे 1707 तक लगभग यानी 18वीं शताब्दी के शुरुआत में का जो पीरियड है वो लगभग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के रूप में माना जाता है, या 18वीं शताब्दी 1761 तक भी मानते हैं कई विद्वान। तो इसके अंदर बेसिकली राजपूत आ जाते हैं। इसके अंदर आपसे राजपूत, और हमारे लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, राजपूत कौन थे, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतिहास के व्यक्ति तैयार कर लें भी, राजपूतों को किसने क्षत्रिय कहा है, किसने ब्राह्मण कहा है, कौन से प्रूफ हमें मिलते हैं, इसके अलावा रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम चर्चा कर लेते हैं कि जो राजपूत वर्ग है ओ भाई एक, हाँ राजपूतों की जो शुरुआत में आते हैं गुर्जर प्रतिहार हमारे एरिया के अंदर। गुर्जर प्रतिहार जो आते हैं, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, गुर्जर प्रतिहारों के 1-2 जो शासक है नागभट्ट प्रथम, द्वितीय, मेहरकुलिया, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज्यादा नहीं है, ये अपने एरिया से संबंधित है इसीलिए इनकी जरूरत है। और एक जो क्वेश्चन कई बार जैसे इंटरव्यू में, इसमें आरपीसी में भी पूछे गए हैं कि भी क्या कारण था कि जो इस्लाम की जो प्रगति होती है वो बड़े स्तर पर हम देखते हैं, अरब, ईरान, इराक, मतलब पूरा एरिया है वो जीत लेते हैं, लेकिन यहाँ आकर के आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का और वो सिंध को जीत भी लेता है, लेकिन उसके बाद में एक बैरियर लग जाता है और वो आगे सिंध के रास्ते राजपूत इलाके में आक्रमण करने में सक्षम नहीं होते। तो हम कहेंगे भी गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे और उनकी जो सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था थी जिसके बलबूते पर उन्होंने 200-300 सालों तक एक तरह से हम कहें एक दीवार के रूप में काम किया और जो इस्लामिक शक्ति थी उसको सिंध के रास्ते भारत में घुसने से रोक दिया। तो ये गुर्जर प्रतिहारों का विशेष योगदान है, ठीक है। इसके बाद चौहानों का आता है,
तो चौहानों के बारे में भी आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि चौहानों में जो पृथ्वीराज चौहान है, तृतीय है, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप अजमेर भी जाएंगे तो हो सकता है उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तराइन क्या था, तराइन सेकंड क्या था, चंद्रबरदाई क्या थे, इनके साथ इसके रिश्ते कैसे थे, चंद्रबरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी, कौन सी भाषा में लिखी, उसके द्वारा जो एक वो कहावत है या श्लोक है जो बोला गया, वो सारा आपको जरूर याद होना चाहिए। सबको याद होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करता रहा हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर राजपूतों की उत्पत्ति, जो अग्निकुंड वगैरह और ये सारी बातें तो हो ही गई है। अब यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि अब ये पूछा जा सकता है भी ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही कि राजपूत है वो अंततः असफल हो गए। तो राजपूतों की असफलता के जो कारण है वो आपको ढूंढना है। चाहे सैन्य क्षमता है, वो सैन्य क्षमता है उसका सुदृढ़ न होना है, या सैन्य प्रशिक्षणों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण नहीं देना है, या फिर जो नई टेक्नोलॉजी उसको अपनाने की कोशिश नहीं करना है, या इनका जो सामंतवादी ढर्रा या रवैया था चाहे वो है। ठीक है ना, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं वो आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गई राजपूतों की उत्पत्ति क्या थी, ये असफल क्यों रहे, या गुर्जर प्रतिहारों का योगदान या चौहानों का योगदान जैसी जो बातें हैं ये सारी की सारी, ठीक है ना, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर पूछी जा सकती है। हाँ सर, कोई था क्या, क्वेश्चन था क्या? ये मान, ठीक है, हाँ। और इसके साथ अब भैया हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इस पीरियड के बाद में, ताकि यहाँ पर मुख्य रूप से चौहान पूछे जाएंगे या फिर गुर्जर प्रतिहार। इस पीरियड की बात करें, मैं अभी इंडियन संदर्भ में ये बातें कर रहा हूँ, राजस्थान के संदर्भ में हम बाद में बातें करेंगे। फिर आ जाता है जो पोस्ट मिडाइवल पीरियड है 12वीं शताब्दी से, यानी ये जब कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी के आक्रमण होते हैं वहां से माना जाता है। 1206 ईस्वी से भारत में जो सल्तनत काल है उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और गोरी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है इल्तुतमिश को। जब उसको खलीफा से और सारे प्रमाण पत्र मिल जाते हैं तो ये वास्तविक संस्थापक हो जाता है इल्तुतमिश। इसके बाद में इल्तुतमिश के बाद में इसके द्वारा जो चहलगामी व्यवस्था की गई वो क्या थी, तो आप लिख लें इनको कि चहलगामी व्यवस्था के ऊपर पूछा जा सकता है, रजिया के ऊपर पूछा जा सकता है। भी एक नारी होते हुए भी उस पीरियड के अंदर कैसे संभव हो गया कि वो एक शासिका बन गई, कैसे उसने प्रभावी शासिका के रूप में कार्य किया, या ऐसे कौन से कारण रहे कि उसका पतन हो गया। ये सारी चीजें आपको पढ़ने से सारी चीजें तैयार होनी करनी पड़ेगी और तैयार हो जाएगी। सारे बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आप पढ़ोगे और आपको समझ में नहीं है, क्योंकि हर चीज यहाँ पर बताना ही संभव नहीं हो पाएगा। रजिया के बाद में बलबन के ऊपर जो बलबन की लोहा और रक्त की नीति थी, विशेष करके उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इल्तुतमिश हो गया, रजिया हो गई, बलबन हो गया, और उसके बाद आ जाते हैं खलजी। जो खलजी आते हैं तो खलजी क्रांति। खलजी क्रांति क्यों कहा जाता है ये जरूर आप तैयार कर ले, 2-3 इसके कारण है। मैं छोटे से रूप में ये बता देता हूं कि सबसे बड़ा कारण तो ये है कि सत्ता के ऊपर अभी तक जो तुर्क लोगों का डोमिनेट था या जो प्रभाव था उसको खत्म करके और अन्य जाति वर्ग को या अफगान लोगों को भी सत्ता के अंदर मुख्य रूप से भागीदार बनाया गया। तो यानी उनका जो एक वर्चस्व था वो वर्चस्व खत्म हो जाता है। दूसरा क्रांति इसलिए कहते हैं, अभी तक जो धर्म का प्रभाव था, रिलीजन का सत्ता के ऊपर, वो प्रभाव है वो कम हो जाता है। और तीसरा इसलिए भी कहते हैं कि दूर दराज के क्षेत्र के अंदर है इस्लाम का प्रसार हुआ, इस्लामी राज्य फैला, इसलिए भी इसको एक क्रांति के रूप में जाना। फिर जलालुद्दीन खिलजी थोड़ा उदारवादी शासक था क्या? यस, तो क्यों था? इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के महाराणा रतन सिंह के आपसी संबंधों को और अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण की नीति को जरूर आप तैयार कर लेना। ठीक है, अलाउद्दीन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद अलाउद्दीन की अगर बात करें, अलाउद्दीन के अंदर कई बातें मैं बता देता हूं आपको कि अलाउद्दीन के ऊपर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। अलाउद्दीन की बाजार नीति, अलाउद्दीन की दक्षिण नीति और अलाउद्दीन वर्सेज चित्तौड़।
है ना। कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि भी चित्तौड़ से संबंधित क्या कुछ रणनीति थी या क्या कुछ कहानियां थी, कुछ विवाद भी थे, तो इससे संबंधित बेसिकली ये क्वेश्चन है वो चित्तौड़ और उस इलाके से यानी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के इलाके से आते हैं, उनसे पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। ये दोनों क्वेश्चन किसी से भी पूछे जा सकते हैं। तो अलाउद्दीन के बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ खास नहीं आता है और सीधा हम पहुंच जाएंगे, यानी बीच में आपको अलाउद्दीन के बाद में भी और छोटे मोटे जो भी राज्य जो शासक बनते हैं उनके बारे में ज्यादा डिटेल में पूछे जाने की संभावना नहीं है। उसके बाद में जब मुगलों का आगमन होता है तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जरूर जा सकते, क्योंकि जब मुगलों का शुरुआती आगमन होता है तो उसका संबंध हमारे राज्य से भी। आप सबको ही पता है कि खानवा का किस तरह से युद्ध हुआ, तो मुगल कौन थे ये भी, हाँ इस क्वेश्चन पर भी हम बात कर लेते हैं कि कई बार ये पूछा जाता है भी ये मुगल कौन थे, तो आप क्या कहोगे मुगल कौन थे? तो आप कहेंगे बेसिकली ये मंगोलिया के मंगोल थे सर। और बाद में इतिहास में इनको क्या बोला जाने लगा? मुगल बोला जाने लगा। इन्होंने कभी भी अपने लेख में अपने आप को मुगल नहीं कहा है, ये मैं बता दूं आपको। ये अपने आप को बोलते थे चगताई तुर्क। ये मंगोलों की कौन सी शाखा से बिलोंग करते थे? चगताई तुर्क शाखा से बिलोंग करते थे। ये अपने आप को जब लिखा जाता था उनके समय में, चाहे वो अकबरनामा लिखा गया हो या अन्य ग्रंथ लिखा गया हो, इनके बारे में चगताई तुर्क लिखा गया, नहीं कि मुगल लिखा गया। मुगल नाम है जब ब्रिटिशर्स आए या वेस्टर्न जो हिस्ट्री लिखने वाले लोग आए उनके द्वारा इनको मुगल नाम दिया गया। तो आपसे पूछे भी मुगल कौन है, तो आप कहिए सर बेसिकली ये मंगोल थे जो मंगोलिया से बिलोंग करते थे और ये मंगोलों की चगताई तुर्क शाखा से थे। तो भाई इनको मुगल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मंगोलों से बिलोंग करते थे इसलिए इनको मुगल कहा जाता है। ये अपने आप को मुगल या मंगोल क्यों नहीं कहते थे? क्योंकि मंगोलों के साथ जो बर्बरता जुड़ी हुई थी, जो रक्तपात उन्होंने किया वो जुड़ी हुई थी, उससे बचने के लिए कहते हैं कि ये इतिहास में कभी भी अपने आप को मुगल या मंगोल नहीं कहते थे। भी चंगेज खान ने किस किस तरह से आक्रमण किए, क्या क्या जो कह रहे वो ढाए, तो इन सारे जो जुड़े हुए थे इसके कारण ये अपने आप को न तो मुगल कहते हैं और नहीं अपने आप को तुर्क कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि तुर्कों का सीधा संबंध किससे था? तैमूर से था। जो तैमूर के आक्रमण हुए, तो तैमूर का भी आपको मालूम है इंडिया के ऊपर आक्रमण हुआ और कितना विध्वंस आक्रमण था। तो ये क्योंकि समझ गए थे कि भी भारतीय जनता के ऊपर अगर राज करना है तो भारतीयों के साथ भी संबंधों को प्रगाढ़ करना होगा, और जो कठोरता की नीति या शोषण की नीति, अत्याचार मारपीट की और जो नीति क्रूरता की नीति है बेसिकली उसको छोड़ने की जरूरत है। इसलिए इतिहासकार ये मानते हैं कि इन्होंने अपने आप को कभी भी मुगल नहीं कहा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। और अब बाबर से शुरुआत करते हैं। तो मुगलों के बाबर के टाइम जो पहले आक्रमण हुए वो 5 आक्रमण कहां कहां थे, फिर उसका जो पानीपत के अंदर इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध होता है और उसके बाद जो खानवा का युद्ध होता है या 1-2 युद्ध और होते हैं, इस पे बेसिकली पूछे जा सकते हैं। खानवा के ऊपर क्वेश्चन चल सकता है इतिहास के स्टूडेंट से भी या चित्तौड़ और उस इलाके से रहने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी इससे संबंधित क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। हुमायूं के ऊपर क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। हुमायूं की भूलें क्या थी ये पूछा जा सकता है, या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं और कर्मावती के जो संबंध थे, उसने राखी भेजी है और अगर वो राखी बांध देती तो क्या परिणाम निकलता। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भाई उसने राखी भेजी और हुमायूं ने राखी एक्सेप्ट नहीं की, अगर वो राखी एक्सेप्ट कर लेता तो क्या होता? तो हम कहते भी मुगल और जो राजपूत संबंध है वो प्रगाढ़ हो जाते। जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी उसकी शुरुआत हमें हुमायूं से ही नजर आती। तो मुगलों और राजपूतों के संबंधों में मजबूतता आती और संबंध प्रगाढ़ होने के कारण स्थितियां बहुत कुछ बदल सकती थी। हालांकि एक ही सारी चीजें बदलना तो संभव नहीं था, लेकिन संबंधों में सुधार होता। और उसके बाद जिस तरह से अकबर को जो क्रेडिट दिया जाता है वो क्रेडिट किसको मिल जाता? हुमायूं को भी मिल जाता और संबंधों में बहुत ज्यादा सुधार होता। तो ये आप इसके अंदर बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हुमायूं के बाद अकबर आता है। तो अकबर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक महान शासक है, नो डाउट। उसकी महानता के कौन कौन से पक्ष आप बता सकते हो कि उनके द्वारा अपनाई गई जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति है, उनके द्वारा जो अन्य धर्मों के व्यक्तियों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करना है या प्रशासन में स्थान देना है या बड़े बड़े मनसबदार बनाना है या बड़े बड़े युद्धों की कमान सौंपना है या उनके ऊपर विश्वास करना है, ये उनकी महानता की नीति थी, ठीक है। इसके अलावा उनके द्वारा
जो पूरे भारतवर्ष के बहुत सारे क्षेत्रों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया गया। हालांकि युद्धों को महान नहीं माना जाता कभी, लेकिन एक प्रशासन को महान माना जाता है। तो जो प्रभावी प्रशासन किया गया और लंबे समय तक उसके बाद जो मुगल साम्राज्य कायम रहा, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? अकबर को ही जाता है। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था इसके द्वारा की गई, चाहे वो मनसबदारी व्यवस्था हो या अन्य और व्यवस्था हो, तो उनके क्रेडिट की वजह से भी हम अकबर को क्या मानते हैं? महान मानते हैं। भी अकबर महान तो है, लेकिन महान क्यों है? तो राजनीतिक एकता स्थापित की, धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति अपनाई, प्रशासन के अंदर जो नए नए प्रयोग किए, इन सब की वजह से अकबर को क्या माना जाता है? महान माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि भी अकबर की धार्मिक नीति पूछा जा सकता है, और अकबर और महाराणा प्रताप के जो संबंध है वो पूछे जा सकते हैं। इसके संबंधित बातें हम यही कर लेते हैं, उसमें नहीं छेड़ेंगे राजस्थान के इतिहास में। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा सकता है कि अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर के चूंकि एक महान है, तो अकबर महान क्यों है, ये हमारी बात होगी भी, इस वजह से हम महान मानते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या क्या पूछा जाने की संभावना है? अकबर की जो धार्मिक नीति है, क्या आपको लगता है कि उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई? ठीक है, राजपूत नीति है, क्या आपको लगता है कि इसकी राजपूत नीति सही थी? और उसमें भी कई पक्ष मिल सकते हैं। जैसे राजपूत नीति में एक हम विवाह की बात करें तो विवाह आप देखोगे कि राजपूत राजकुमारियों के विवाह मुगलों के साथ होते हैं, लेकिन मुगलों के विवाह हमें कहीं भी राजपूतों के साथ दिखाते हुए नहीं देते हैं। मतलब ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है और इस तरह के शायद ही पूछे जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, इसके अलावा धार्मिक होगी, राजपूत होगी, महाराणा प्रताप के साथ इसके जो संबंध थे इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है भी ये संबंध कैसे थे। और महाराणा प्रताप, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर हम जरूर चेक कर लेते हैं, वो अभी बात कर लेते हैं। प्रताप वर्सेज अकबर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब आपसे भी पूछ लिया जाए इंटरव्यू के अंदर कि भाई मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पूछ लिया जाए आप किस शासक को महान मानते हैं, तो भी आपको प्रताप बोलना है। अगर प्रताप और अकबर से आपसे तुलना की जाए कि भी दोनों में से आप किसको महान मानते हैं, तो महान तो दोनों ही थे, आप यही कहेंगे सर दोनों ही शासक महान थे। लेकिन अगर एक को चुनने की बात है तो मैं किसके साथ जाऊंगा? प्रताप के साथ जाऊंगा। अब वो आपसे पूछेंगे कि भी प्रताप को ही आप महान क्यों मानते हो, ऐसे क्या कारण है कि प्रताप को आप महान मानते हो? तो देखिए 3-4 बातें आप बोलिए। छोटे से राज्य के द्वारा जिस तरह से बड़े राज्य का मुकाबला किया गया, इसके अलावा जो त्याग, साहस, बलिदान और राष्ट्र प्रेम का पाठ है जो प्रताप ने हमें पढ़ाया, उसी वजह से हम प्रताप को क्या मानते हैं? महान मानते हैं। ये देखिए ये चीजें बड़ी आपको ध्यान से, मतलब आंसर इफेक्टिव देना है कि आपने कहा कि अच्छा प्रताप को आप क्यों महान मानते हो, तो कहिए सर जिस तरह से एक छोटे से प्रताप के राज्य ने मुगलों के बड़े राज्य का मुकाबला किया, उसमें जो बहादुरी दिखाई, उस बहादुरी में उनका जो त्याग था, उनका जो समर्पण था, इस बड़े राज्य का मुकाबला करने में उनका जो साहस था, वो हमें राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाता है। इसी वजह से हम प्रताप को क्या मानते हैं? महान मानते हैं। सीधी सी बात हो जाती है। अब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता, और भी पूछा जा सकता है कि भी देखो पूरे राजपूताने ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, अगर प्रताप भी अधीनता स्वीकार कर लेता तो चित्तौड़ को उन संकटों का सामना नहीं करना पड़ता जो प्रताप के समय हुए। तो हम कहेंगे सर संकटों का सामना चाहे कम करना पड़ता, लेकिन संकटों का सामना तो अन्य राज्यों को भी करना पड़ा था। लेकिन इससे भी बढ़कर ये है कि आप अपने क्षेत्र से कितना प्रेम करते हैं, कितना उसके प्रति त्याग करते हैं, उसके लिए कितना समर्पण करने की क्षमता रखते हैं। वो जो भावना थी अकबर प्रताप के अंदर, वैसी भावना किसी अन्य शासक के अंदर नहीं थी। एक बात। दूसरी, जनता को समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन अन्य राज्यों की जनताओं को भी समस्या का सामना करना पड़ा।
चित्तौड़ की या उदयपुर की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर थी, तो ऐसा भी नहीं कि अन्य राज्यों की आर्थिक स्थिति के अंदर चार चांद लगे हुए थे। हाँ, इतना जरूर है कि जिन शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली उनके ऐशो आराम और विलासिता में वृद्धि हो गई होगी, लेकिन प्रताप की ऐशो और आराम और विलासिता का इसने बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं रखा और इसने अपने संघर्ष को जारी रखा। तो संघर्ष करने वाले को सारे सैल्यूट करते हैं, तो इसलिए प्रताप सैल्यूट के लायक है। इवन इंडिया के अंदर भी नहीं, अदर कंट्रीज के अंदर भी प्रताप का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है, जैसे वियतनाम जैसे कंट्री के अंदर भी प्रताप का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि प्रताप हमारे लिए भी बहुत आदरणीय है। ठीक है, हम अकबर को बुरा नहीं कहना है, अकबर भी महान थे, अकबर के महान है तो उनके अपने पक्ष थे जो मैंने बताए, ठीक है, लेकिन दोनों से अगर तुलना करें तो मेरा ये मानना है कि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान के जो शासक उनके पक्ष को हम थोड़ा प्रभावी तरीके से रखेंगे अगर दोनों से तुलना करवा के ली जाए तो। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई अकबर और प्रताप की। तो अकबर के बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए जहांगीर आ जाता है। ठीक है, शाहजहां आ जाता है, तो जहांगीर और अमर सिंह के थोड़े संबंध पूछे जा सकते हैं। शाहजहां की स्थापत्य कला है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आ जाता है औरंगजेब। अगर औरंगजेब की हम बात करें तो औरंगजेब की भी वही 3-4 बातें हैं भी। औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है, औरंगजेब की जो राजपूत नीति है और मुगल साम्राज्य के पतन के अंदर जो योगदान है पतन में मुगल साम्राज्य, ये 3-4 बातें हैं वो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में आगे कोई खास इतने शासकों का योगदान है नहीं, इसलिए हम सीधा ही चलते हैं 1761 पर, जहां मध्यकाल माना जाता है खत्म हो जाता है और प्राचीन काल की मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है। 1761 मोटे मोटे रूप में ऐसा माना जाता है जब पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। तो यहां से हम मॉडर्न इंडिया के ऊपर बात कर लेते हैं। मराठों की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो मराठों पर ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मराठों का एक तो राजस्थान के अंदर इंटरफेयर रहा था, इसके ऊपर आप जरूर तैयार कर लीजिए कि भी मराठों का राजस्थान के अंदर जो हस्तक्षेप हुआ उसके क्या परिणाम निकले, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, पानीपत तृतीय के अंदर अगर वह अहमद शाह अब्दाली को हरा देते तो क्या भारतीय इतिहास का रुख अलग होता? तो हम कहते सर ये तो भविष्य के गर्त में ही था, लेकिन हराने के बावजूद भी मराठे बहुत दिनों तक एक होकर रहने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि बाद में जो नाना फडणवीस और उनके बीच में जो लड़ाइयां चढ़ी जिसके कारण मराठों का पतन हो गया, कुछ समय के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि पूरे भारत पर इनका नियंत्रण हो जाता, लेकिन अंग्रेज नहीं आते इस चीज में मुझे सत्यता नहीं लगती। यानी कई बार ये पूछा जाता है कि अगर मराठे पानीपत में जीत जाते तो इसका मतलब पूरे दिल्ली और इन पर उनका नियंत्रण हो जाता तो ये शक्तिशाली बन जाते, तो क्या अंग्रेज सफल हो पाते? तो हम कहेंगे सर फिर भी अंग्रेज सफल होते। क्यों होते? तो हम बताएंगे कि 1772 के अंदर मराठों ने फिर से दिल्ली के ऊपर नियंत्रण कर लिया था और अपना प्रभाव बढ़ा लिया था, लेकिन बाद में इनकी जो चाहे प्रशासनिक व्यवस्था कहिए, चाहे प्रशासनिक अकुशलता कहिए, चाहे सैन्य कमजोरियां कहिए या इनके आपस के झगड़े कहिए, जिसके कारण कहीं सिंधिया, कहीं होलकर, कहीं भोंसले जैसे जो सरदार उभर कर आ गए, जिसके कारण इनकी जो एकता है वो टूट गई, दरार आ गई। तो वो दरार अगर पूर्ण भारत पर नियंत्रण होता तो भी आती, और स्वाभाविक है कि उसी दरार ने अंग्रेजों को भारत पर आक्रमण करने, मतलब मराठों पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके मराठे हैं वो अंग्रेजों को रोक पाने में सफल नहीं हो पाते। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में मॉडर्न इंडिया के अंदर वो ही आ जाता है, अंग्रेजों के क्या कारण थे आने के, अंग्रेज सफल क्यों हुए, तो ये सारी बातें आ जाती है। इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम चलते हैं सीधे 1857 के ऊपर। ये जो 1857 की क्रांति है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ लें कि 1857 की क्रांति यानी ये क्रांति थी या ये उपद्रव था या ये स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है ना, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्रांति का मतलब तो होता है बड़े स्तर पर बदलाव, ठीक है ना। तो ठीक है, तो बदलाव नहीं है, इसको हम आप ये कहिए कि इसको पूर्ण रूप से हम स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उस समय तक राष्ट्रीयता की भावना इतने बड़े स्तर पर नहीं थी। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम नहीं, बट जनता का सहयोग जरूर था, इसलिए कि इसके बाद से धीरे धीरे एक अच्छा माहौल है वो बनता हुआ दिखाई देता है। हाँ अच्छा ठीक है, चलो, बहुत सारे विद्वान इसको मानते हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था।
रहा है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि राष्ट्रीयता की आप शुरुआत कहां से मानते हो कि भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आना शुरू हुई, तो वो आप बताइए सर। मेरी नजर में 1885 से जो कांग्रेस की स्थापना होती है उसके बाद से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना आनी शुरू होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसके बाद बताइए कि जिस तरह से मतलब पूरे भारतीय क्षेत्र से जो नेता लोग आते हैं, जुड़ते हैं, तो उससे भारतीय संस्कृति एक साथ आती है, मेल जोल बढ़ता है, अपनेपन की भावना का विकास होता है। इनके जो अधिवेशन है, कभी कलकत्ता, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, नागपुर होते हैं। तो जब सारे लोगों का आना जाना मिलना होता है, तभी अंग्रेजों की नीतियों का बड़े स्तर पर विरोध दिखाई देता है। और इस तरह से हम इसी को मानते हैं कि 1885 से हमें राष्ट्रीयता की भावना है उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक के आंदोलन है, या स्वदेशी मूवमेंट है, या फिर कांग्रेस का गरम दल और नरम दल है। इसके बारे में जरूर आपसे पूछा जा सकता है भी कि कांग्रेस के गरम दल के नेता कौन थे, तो लाल बाल पाल। नरम दल के नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी है, गोपाल कृष्ण गोखले है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। सर गरम दल और नरम दल, हाँ, और स्वाभाविक से है कि गरम दल और नरम दल के अंदर क्या अंतर है? तो उनकी नीतियों का अंतर है। ठीक है, एक की नीतियां है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत चलते हुए हमें अपने अधिकारों की मांग रखनी चाहिए, जबकि दूसरी कहते हैं कि नहीं, संवैधानिक व्यवस्थाएं या जो कानूनी व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई उसको हमें मानने की जरूरत नहीं है, और हमारी जो मांगे है उनको उग्र रूप से भी हमें अंग्रेजों के सामने रखनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमें धरने देने, प्रदर्शन देने, बहिष्कार जैसी नीतियों का पालन नहीं करना चाहिए। जबकि जो उग्र विचारधारा वाले हैं, गरम दल के लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं, हमें अपनी बातें मनवाने के लिए हड़तालें करना है, बहिष्कार करना है, धरने देने हैं, प्रदर्शन देने हैं, इनके ऊपर हमें बल देना चाहिए। वो कहते हैं कि ज्ञापन पर ज्ञापन दे, और ये कहते हैं प्रदर्शनों पर प्रदर्शन करो। तो मोटे मोटे रूप से इनके बीच में ये है। फिर भी आप इसको देख जरूर लेना, बुक के अंदर स्पेक्ट्रम और इन बुक्स में इनका पूरा डिटेल्स दिया गया है कि कौन कौन से इनके किस वजह से इनके अंदर बाइफर्केशन होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार आ जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी आपको जरूर अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है कि भी इकोनॉमिक क्या प्रभाव पड़ा, सोशल क्या प्रभाव पड़ा, रिलीजियस क्या इफेक्ट हुआ, ये सारी चीजें आपको तैयार करनी। अब आ जाते हैं 1915 से महात्मा गांधी। इससे संबंधित क्वेश्चन अभी आपसे बहुत पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि भी ये महात्मा किसने कहा या राष्ट्रपिता किसने कहा, ये तो शायद मेरे हिसाब से आप सबको पता ही होगा, इस पे नहीं जाऊंगा मैं। कि क्या महात्मा गांधी एक जन नेता थे, ये पूछा जाता है कई बार कि क्या आपको लगता है कि महात्मा गांधी एक जन नेता थे, तो हम कहेंगे हाँ, ये क्या थे? जन नेता थे। हाँ, तो कैसे थे ये जन नेता? तो उसके लिए हम कहेंगे कि जिस तरह से मास लेवल पर कांग्रेस का प्रसार हुआ, आम जनता को भी कांग्रेस के साथ जोड़ा, आंदोलनों के साथ जोड़ा, बहिष्कार के साथ जोड़ा, मूवमेंट के साथ जोड़ा, यानी भारतीयों की रग रग में एक तरह से हम ये कहें कि राष्ट्रीयता का जो एहसास दिलाया, अपनेपन का जो एहसास दिलाया, वो सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। इसीलिए हम इनको एक जन नेता कहते हैं। इनके जो चंपारण है या अहमदाबाद जो भी आंदोलन हुए उनके बारे में ऐसे योग और सारे आप इनकी डिटेल्स रखिए। दूसरे, इनके रचनात्मक कार्य देखिए, ये तो इनकी स्वतंत्रता में वो उपलब्धियां थी जहां लोगों को इकट्ठा किया। दूसरा, इनका एक और पक्ष था इनके रचनात्मक कार्य, जिसमें सामाजिक सुधार के कार्य, जैसे जाति प्रथा को समाप्त करने के कार्य हैं, महिलाओं को आगे लाने के कार्य हैं, शिक्षा के कार्य हैं, स्वावलंबन के कार्य हैं। तो इनके ऊपर भी हमें विशेष जानकारी होनी चाहिए। इसी वजह से हम कहेंगे कि इनके आने से एक नया जोश आता है। अब आंदोलन क्यों खत्म हो गए, क्यों नहीं, वो हमें थोड़ी बहुत समझ आनी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हम एक बात और कर लेते हैं, क्रांतिकारियों की भूमिका। तो इसमें क्रांतिकारियों के जो 3 चरण हम देखते हैं, वो तीनों चरण है आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। पहला चरण 1897 के अंदर देखते हैं, जब चापेकर बंधुओं के द्वारा कदम उठाया जाता है। दूसरा चरण 1915 में विश्व युद्ध के दौरान जो गदर मूवमेंट वगैरह आती है। और तीसरा चरण आता है 1924 के लगभग, जब मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना होने के बाद में, और ये जो भगत सिंह है, सुखदेव हैं, इनके द्वारा, और जो बड़े स्तर के ऊपर सूर्य सेन के द्वारा 1930 तक ये जो बड़े स्तर पर काम चलते हैं 1924 से 30, ये तीसरे चरण के बारे में, इनमें कौन कौन नेता थे, क्या उनकी विचारधाराएं थी, उनका कितना योगदान रहा, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, अब ज्यादा टाइम मैं मॉडर्न इंडिया के अंदर नहीं लूंगा। एक पार्टीशन के ऊपर क्वेश्चन, और उससे पहले हाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, महात्मा गांधी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस। भाई कई बार पूछ लिया जाता है कि आप महात्मा गांधी को अच्छा लीडर मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को, तो वही स्वाभाविक है। पहला ये होना चाहिए सर दोनों ही महान नेता थे और दोनों ने ही अपने राष्ट्र को यानी भारत को आजाद कराने के अंदर प्रयास किए। दोनों की नीतियों में या विचारधारा में फर्क था। महात्मा गांधी जी की विचारधारा ये थी कि बड़े उग्र रूप से चल करके अंग्रेजों का खुला विरोध करते हुए कोई कार्य नहीं किया जाए, जबकि सुभाष चंद्र बोस की नीतियां थी कि अंग्रेज विचारधारा थी कि अंग्रेजों की नीतियों का खुल्लम खुला विरोध किया जाए, और इसके लिए अगर हमें दूसरे देशों से सहायता की जरूरत पड़ती है तो उनसे सहायता लेकर के भी हमें अंग्रेजों को बाहर से खदेड़ना चाहिए। बेसिकली इनके बीच ये अंतर था विचारधारा का। ये कहते हैं कि सिर्फ हमें अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए, और उनका कहना था अपने के साथ साथ हमें जहां से भी जैसी भी सहायता मिले तो हमें इनको बाहर निकालना चाहिए। अच्छा, ये तो बात होगी दोनों के अंतर की। आपसे पूछा आप किसके साथ जाओगे, तो ये आप पर ही है। दोनों के आप पक्ष ढूंढ लीजिए। जैसे महात्मा गांधी के बारे में तो मैंने बताया अभी इनके आने से क्या क्या हुआ, तो आप गांधी जी के साथ भी जा सकते हैं। अगर एक चुनने को वो फोर्स करे कि नहीं आप एक किसके साथ जाएंगे, तो आप सुभाष चंद्र बोस के साथ जाना चाहे तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। तो आप कहिए सुभाष चंद्र बोस क्यों, तो सर कहिए कि इनके अंदर स्वाधीनता की भावना वो कूट कूट कर भरी थी। ये भारत को बहुत मतलब अंग्रेजों के चुगल से आजाद कराना चाहते थे और इसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार थे। चाहे वो आईसीएस का पद है इन्होंने छोड़ दिया, चाहे कलकत्ता विश्वविद्यालय का पद है वो इनके द्वारा छोड़ दिया गया, कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने वो तक का पद इनके द्वारा छोड़ दिया गया, और इनके द्वारा जिस तरह कठिन परिस्थितियों में अफगानिस्तान रशिया होते हुए जर्मनी पहुंचा गया और जर्मनी से जापान पहुंचा गया और वहां से आजाद हिंद फौज की कमान संभाली गई और नागालैंड पर उनके समक्ष में आक्रमण किया गया, कोहिमा पर नियंत्रण किया गया, उस समय भी ये महात्मा जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करते। मतलब इनके अंदर जो एक स्वतंत्रता की भावना है ना अंदर तक जो भरी हुई थी, उसकी वजह से मैं सुभाष चंद्र बोस के साथ जाना चाहता हूं। ठीक है, अब विभाजन पर आ सकता है कि विभाजन अनिवार्य था कि नहीं था, तो मेरे हिसाब से यस के साथ ही जाना चाहिए। सर उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि विभाजन अनिवार्य था। परिस्थितियों में आप बोल सकते हो भी सांप्रदायिक तनाव था, हिंसे, धरना प्रदर्शन, इस तरह की घटनाएं मारकाट फैली हुई थी। भारतीय नेता कांग्रेसी हो चाहे वो मुस्लिम लीग के नेता हो या अंग्रेज हो, सारे अपने अपने रूल्स बनाने में या बोरिया बिस्तर समेटने में व्यस्त थे। तो ऐसी स्थिति में मेरे हिसाब से विभाजन है वो ही सही था। ये कहना कि विभाजन नहीं होता, अगर एक बार जिन्ना की बात मान ली भी जाती तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जैसा सरदार पटेल कहते हैं कि भारत के एक टुकड़े नहीं बल्कि 17 टुकड़े हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति भी नौबत आ सकती थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम समेट लेते हैं इंडियन हिस्ट्री को। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की हिस्ट्री, जो उस दिन भी हमारा थोड़ा छूट गया था, उस पर हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखिए राजस्थान के इतिहास में क्या पूछा जा सकता है आपसे, बहुत सारे विषय हैं जिन पर आपसे पूछा जा सकता है। एक तो आप अपने क्षेत्र का इतिहास तैयार कर लीजिए, आप किस क्षेत्र से हैं, जिस आपके इलाके में किन राजवंशों का शासन रहा है, जैसे गुर्जरों को रहा है या किन किन का, जैसे जयपुर रियासत, बीकानेर, जोधपुर, इनके बारे में। जैसे आप बीकानेर संभाग से बिलोंग करते हैं तो आपको पूरे बीकानेर और आपके क्षेत्र की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं तो जोधपुर का पूरा इतिहास और इसके बारे में जानकारी आपको अच्छे ढंग से होनी चाहिए। जयपुर से करते हैं तो जयपुर के बारे में। तो एक तो आपके क्षेत्र के बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा, दूसरा क्या पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण कोई युद्ध हुए हैं उसके बारे में आप जरूर देख लें। महत्वपूर्ण कुछ युद्ध आपके इलाके में जैसे लड़े गए, जैसे भरतपुर से हैं, अगर वहां मान लो खानवा का बात आ जाती है तो उनको तैयार होना चाहिए। ठीक है, बीकानेर क्षेत्र के अंदर जैसे मतीरे की राड़ है उससे संबंधित पूछा जा सकता है। कामरान के साथ जो जेतसी का युद्ध हुआ उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपने अपने क्षेत्र के और भी बहुत सारे युद्ध हैं उनके बारे में आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है दुर्ग यानी फोर्ट के बारे में। किसके बारे में पूछा जा सकता है, फोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है। आपके क्षेत्र के जो किले हैं कौन कौन से हैं, या राजस्थान के अंदर ऐसे कौन से किले हैं जो गिनीज बुक के अंदर शामिल है, या किले और दुर्ग के अंदर फर्क क्या है, ये भी बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर्ट हो गया, दुर्ग और किला। देखो दुर्ग और किले के अंदर आप ये भी, दुर्ग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है सैनिक सुरक्षा, सैनिक पर्पज से बनाया जाता है, सैनिक उद्देश्य है इसका सैनिक सुरक्षा। और किले के अंदर क्या होता है, सैनिक प्लस लिविंग
यानी रहने की भी व्यवस्था साथ साथ में कर दी जाती है, तो इसीलिए उसको क्या बोल दिया जाता है, किला। ध्यान रखिए, दुर्ग है सैनिक सुरक्षा के मद्देनजर बनाया जाता है, और जो किला है वो सैनिकों के साथ साथ रहने की दृष्टि से भी बनाया जाता है, इसीलिए उसको किला बोल दिया जाता है। तो ये दोनों का फर्क हो जाता है। तो दुर्ग के बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा, इस स्थापत्य के बारे में हाँ, दुर्गों की स्थापत्य कला सारी आ गई। स्थापत्य कला दुर्ग की विशेष करके, या मंदिरों की स्थापत्य कला में दो बातों पर आपके जा सकते हैं, दुर्गों की स्थापत्य और मंदिरों की स्थापत्य कला की थोड़ी बहुत विशेषता। यानी आपके एरिया में जैसे कई फेमस मंदिर है, मान लो नाथद्वारा का मंदिर है, तो उसके बारे में जा सकते हैं, भी नाथद्वारा मंदिर की स्थापत्य कला बताइए, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं स्थापत्य की, वो आपको बतानी पड़ेगी। उसकी थोड़ी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चार भुजा का मंदिर है तो उसके बारे में, शिला देवी का मंदिर है तो उनके बारे में। तो स्थापत्य कला बेसिकली दुर्गों की ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, या दुर्गों की कंपैरिजन आपसे करवा सकते हैं भी, ऐसा कौन सा दुर्ग है, किसको माना जाता है जिसकी तरफ देखने से पगड़ी गिर जाती है, तो कुंभलगढ़ नाम लेना पड़ेगा। नंगा दुर्ग किसको कहा जाता है, तो जैसलमेर को। ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर पहुंचने के लिए आपको पत्थर के पैर चाहिए, तो वो भी जैसलमेर होगा। तो इस तरह से कई जो क्वेश्चन है वो दुर्गों से संबंधित है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अन्य कलात्मक कुछ चीज, हाँ, बहुत सी कलाओं पर मैं अभी आ ही रहा हूं कि जो कलात्मक विशेषताएं हैं, विशेषकर अपने अपने क्षेत्र की, या जो राजस्थान की फेमस है उनके ऊपर भी पूछा जा सकता है। जैसे बीकानेर के मान लो उस्ता कला के बारे में पूछ लिया, मथेरना कला के बारे में पूछ लिया, बाड़मेर की छींट के बारे में पूछ लिया, ब्लू पोट्री के बारे में पूछ लिया, या कोटा डोरियों की साड़ियों के बारे में पूछ लिया। इससे संबंधित भी क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के आपसे। क्योंकि आप ध्यान रखिए, ये कोई हिस्ट्री के नहीं है, मैं बता देता हूँ, ये सबके लिए, क्योंकि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन सबके लिए हैं, वो चाहे इतिहास के हो, चाहे वो ज्योग्राफी के हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के हो, चाहे किसी के भी हो। इसलिए सिर्फ ये इतिहास की बात नहीं हो रही है, ये आप सबके ऑल ओवर जो स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए बात हो रही है कि आपसे राजस्थान की कला के बारे में, संस्कृति के बारे में। कला के बाद में आ जाता हूं संस्कृति। कला के अंदर देखिए बहुत सारे पक्ष है, मैंने पूरे आपको बताए नहीं भी। स्थापत्य कला थी, या हमारी जो चित्रकला है जिसके अंदर बेसिकली किशनगढ़ की जो चित्र शैलियां हैं, या जयपुर की है, या जो कोटा की चित्र शैलियां हैं, इसके बारे में उन क्षेत्र के लोगों को जरूर जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। संगीत कला के बारे में ज्यादा नहीं जाते हैं, जयपुर की थोड़ी बहुत संगीत कला फेमस है और बहुत फेमस है नहीं है। संस्कृति के बारे में जरूर जान चाहिए, क्योंकि राजस्थान की संस्कृति है ना वो बहुत रिच है। राजस्थान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, और पूरे भारत में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर इसके इतिहास और संस्कृति के कारण इसकी पहचान है। चाहे हमारे खान पान हो, चाहे हमारा पहनावा हो, विभिन्न तरह के हमारे कोट हो, पैंट हो, या जो भी पगड़ियों के स्टाइल हो, इनसे संबंधित पूछा जा सकता है। पहनावे से संबंधित पूछा जा सकता है। संगीत के अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्रों और इनका इस्तेमाल होता है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। या विभिन्न तरह के हमारे लोक नाट्य कौन कौन से हैं जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के हैं, उनसे तो पूछा ही पूछा जाएगा। वैसे भी पूछा जा सकता है कि भी राजस्थान के कोई 3 फेमस लोक नाट्य बताइए, तो आपके एरिया के भी हो सकते हैं और आसपास के भी हो सकते हैं। लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, लोक कलाएं हैं, उनके बारे में आपसे जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जरूर तैयार होने चाहिए। जैसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर भी, राजस्थानी लोगों का क्या कारण है कि चटक रंगों के यानी तीखे रंगों के प्रति विशेष आकर्षण है। तो ये माना जाता है क्योंकि राजस्थान के अंदर दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, हरियाली बहुत ही कम है, इसीलिए जो चटक रंग है उनकी कमी है हमारे एरिया के अंदर। इसीलिए जो चटक रंग हो, चाहे काला हो, चाहे वो कालवेल या नृत्य में यूज होता हो, चाहे छींट हो, लाल मिर्ची हो, इनके प्रति हमारा विशेष जुड़ाव और विशेष लगाव है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और जो उस समय उस दिन मैंने बताया था वो जरा ध्यान से, और क्योंकि ये खुद मेरे से एक बार पूछा गया था इंटरव्यू के अंदर कि जो महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया मध्यकाल के अंदर, हम महमूद गजनवी को तो भूल ही गए, महमूद गजनवी, उसके बाद महमूद गोरी, वो मैंने उस दिन वीडियो में भी बताया था कि उसके द्वारा जो आक्रमण किया गया उसका रास्ता कौन सा था। यानी ये रास्ता आप देखोगे गोपीनाथ शर्मा में आपको मिल जाएगा, तो आप कहोगे कि सिर्फ महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया वो गजनी से चला, गजनी से चलते हुए और पाकिस्तान से इन क्षेत्रों से होते हुए वो सिंध में एंटर करता है, और सिंध से वो आज का जो लोदरवा है जैसलमेर में वहां पर एंटर करता है। यानी जैसलमेर के रास्ते से होते हुए और कच्छ के रण से होते हुए वो कहां पहुंचता है, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है 1025 में, और वहां से वो वापस
कच्छ के रण से होते हुए, और अब की बार वो लोद्रवा वापस नहीं जाता है बल्कि सीधा कच्छ के रण से सिंध पहुंच जाता है, और सिंध से वो कहां पहुंच जाता है, गजनी पहुंच जाता है। तो ये उसके आक्रमण का रास्ता था। चूंकि सोमनाथ का आक्रमण है वो बहुत ही फेमस है। ठीक है, वापस आते हैं राजस्थान के ऊपर। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अब विशेषकर आपसे पूछे, आप क्षेत्र विशेष का इतिहास जरूर ध्यान से पढ़ें, अपने जिले के बारे में और अपने संभाग के बारे में। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आपका संभाग महत्वपूर्ण है तो उसको, या जिला महत्वपूर्ण है तो इसको, इनको आप विशेष ढंग से, अच्छे ढंग से आप तैयार करिए। क्योंकि हम हिस्ट्री ले रहे हैं, बाकी जगहों पर हम नहीं घूमेंगे, क्या कुछ पूछा जा सकता है। हाँ, अभी इस पे आएंगे ही। और इसके अलावा देखिए, अब अगर आ जाते हैं आगे, और क्या पूछा जा सकता है राजस्थान के अंदर, तो जो कई आंदोलन हुए, जैसे किसान आंदोलन है, किसान आंदोलनों के अंदर चाहे बिजोलिया आंदोलन हो, एक के आंदोलन हो, बूंदी के आंदोलन हो, इसके अलावा जो आदिवासी मूवमेंट है, आदिवासी ये जो आंदोलन है, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये जरूर तैयार करें। आपके क्षेत्र विशेष से अगर कोई आंदोलनों में भूमिका रही है तो वो आप जरूर तैयार करें। ये और पूछा जा सकता है स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं, यानी राजस्थान में महिलाओं की भूमिका, ये भी आप जरूर देखें। महिलाएं आपको लक्ष्य है, या मेरे हिसाब से और बहुत सारी गाइड्स हैं जिनके अंदर राजस्थान की महिलाओं में कौन कौन सी महिलाएं हैं, कौन कौन से उन्हें रोल किए, वो सारे उसके अंदर लिखे गए हैं। इसके अलावा हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं या जो क्रांतिकारी रहे हैं राजस्थान के, कोई दो क्रांतिकारी या किसी वो पर्टिकुलर क्रांतिकारी का नाम लेके उनके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक 1857 की जो क्रांति है वो राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में हुई, उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1857 की क्रांति है, इसके बारे में भी राजस्थान के विशेष संदर्भ में आपको पढ़ना है। इसके बाद में अगर हम आगे चलें, राजस्थान के बारे में क्या पूछा जा सकता है, तो इसके बाद में आएगा प्रजामंडल। राजस्थान के अंदर एकीकरण में या राजस्थान की स्वतंत्रता के अंदर या दास या जो राज्य व्यवस्था खत्म करने में प्रजामंडलों की भूमिका क्या रही, इसमें मुख्य मुख्य जो प्रजा, या तो आपके क्षेत्र का, या ज्यादा नहीं, जैसे बीकानेर है तो बीकानेर का, जयपुर का, ये जो कुछ फेमस है, जोधपुर के और उदयपुर के और जैसलमेर के, इनके बारे में ज्यादा पूछे जाएंगे आपके एरिया से। और एकीकरण के जो 7 चरण है वो आपको अच्छे ढंग से तैयार होना चाहिए, एकीकरण। और एक में एकीकरण के साथ साथ एक यहाँ और बता दें, राजस्थान की जो प्रशासनिक ढांचा है ना, उसके बारे में भी आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। प्रशासनिक ढांचा, क्योंकि आप प्रशासनिक व्यवस्था में जा रहे हो, ठीक है ना, तो प्रशासनिक ढांचे का विशेष करके आपको ध्यान होना चाहिए। प्रशासनिक ढांचे में जैसे जिले कितने थे और कौन कौन से जिले कब कब बने, संभाग, संभागीय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई, कब इसको खत्म कर दिया गया, कब इसको पुनः लागू किया गया, पुनः लागू किया गया तो इसको क्यों लागू किया गया, खत्म किया गया तो क्यों किया गया, खत्म किया गया उस समय मुख्यमंत्री कौन था, प्रारंभ किया गया उस समय मुख्यमंत्री कौन था। तो इस तरह की बातें आपके प्रशासनिक ढांचे से संबंधित जानकारी भी आपको अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पुट हुए हैं 2-4 जगह पर, मैंने सुना है कि भी ऐसे ऐसे भी पूछे गए हैं। तो इस तरह के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या प्रशासन के अंदर जो हायरार्की है, यानी जो पदनाम है, पदनाम के अंदर मैं मोटे मोटे रूप में आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमारे क्या होता है, मुख्य सचिव, ठीक है ना, मुख्य सचिव के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ प्रमुख शासन सचिव अपने अपने विभाग के, उनको हम प्रमुख शासन सचिव बोलते हैं। जैसे शिक्षा के प्रमुख शासन सचिव कौन है, स्वास्थ्य के प्रमुख शासन सचिव कौन है, ठीक है ना, प्रमुख शासन सचिव। उसके बाद में आता है शासन सचिव, प्रिंसिपल, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं और इसको बोलते हैं सीधा ही सेक्रेटरी। बस मैं सेक्रेटरी तक ही बताऊंगा हायरार्की, इसके बाद में वो छोटे आ जाते हैं भी, उप सचिव है या संयुक्त सचिव है, उप सचिव है, इस तरह से करके चल पड़ते हैं। तो मुख्य सचिव, उसके बाद में एडिशनल जो हमारे सीएस होते हैं, उसके बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और उसके बाद में सेक्रेटरी है। तो इस तरह का प्रशासनिक ढांचे की जानकारी भी राजस्थान के संदर्भ में आपको होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और
कि जब आप अजमेर वगैरह कहीं जाते हो या किसी भी जिले से आप बिलोंग करते हो तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि भी आपने जिले की 3 ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं बताइए जिन्होंने इतिहास को प्रभावित किया। तो ये सारे व्यक्ति अपने जिले की या विशेषकर संभाग की, क्योंकि कई जिले छोटे हैं और इनका इतिहास बहुत ही कम है, तो वो अपने संभाग की जरूर तैयार कर ले। जैसे जयपुर की कोई 3 ऐसी घटनाएं जो जयपुर के लोग उनसे पूछेंगे, बीकानेर वालों से, जोधपुर वालों से नहीं पूछेंगे। वो बीकानेर की 3 ऐतिहासिक घटनाएं, हाँ अजमेर की 3 ऐतिहासिक घटनाएं वो सभी से पूछी जा सकती है क्योंकि आप अजमेर में जा रहे हो। इसलिए अजमेर का इतिहास, अजमेर के बारे में थोड़ी जानकारी ये सबको पता होना चाहिए, चाहे वो किसी भी इलाके से बिलोंग करता हो। भी अजमेर में क्या कुछ व्यवस्थाएं, कौन से नदी नाला पहाड़, कौन से दुर्ग है, कौन सी सिटी शहर के अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं, इस तरह की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। तो मैं अजमेर की, क्योंकि सभी से पूछा जा सकता है, 3 ऐतिहासिक घटनाएं जिसने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया बता देता हूं। सबसे पहले पानीपत का जो सेकंड युद्ध है उसको बोलोगे आप। दूसरे आप बोलोगे 1857, सॉरी हाँ गलत लिखा गया, तराइन का सेकंड युद्ध है 1192। 1857 की क्रांति, क्योंकि इसकी शुरुआत कहां से होती है? नसीराबाद से होती है। कहां से होती है? नसीराबाद से। और एक 1615 जो आप ऊपर बोल सकते हो क्रम के अनुसार, जब टॉम्स या थॉमस, आप जो भी बोलो, दोनों ही नाम से ही है, टॉम्स रो बोल दो या इसको थॉमस रो बोल दो, ठीक है। थॉमस रो जब जहांगीर के दरबार में अजमेर में आता है, जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिलती है, उसकी शुरुआत भी कहां से होती है? अजमेर से होती है। तो ये 3 बड़ी ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं अजमेर की। ऐसे ही आप अपने अपने जिले की भी कुछ न कुछ ऐतिहासिक घटनाएं पूछिए। देखिए मान लो अजमेर के बारे में उन्होंने 2 से पूछ लिया, तो हो सकता है किसी तीसरे से वो जोधपुर की 3 ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पूछ ले। तो जब हम पहले से थोड़ा हमने सोचा होगा, चाहे वो बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हो, लेकिन चुप रहने से हम अगर किन्हीं 3 ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में सॉलिड जो है बता सकें तो हमारा इंटरव्यू बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये राजस्थान से सब मुख्य बातें रही है, ठीक है। अब हम एक चीज और ले लेते हैं कि कई बार पूछा जाता है सती प्रथा क्या है, जोहर प्रथा क्या है और इसमें अंतर क्या है, और तीसरा पूछा जाता है साका क्या है। देखिए सती प्रथा तो आप सारे जानते हो कि जब एक पत्नी अपनी पति को साथ लेकर, जब उसकी मृत्यु हो जाती है पति की, तो जब एक पत्नी अपने पति को साथ लेकर के चिता में प्रवेश करती है और उसके साथ दाह संस्कार उसका भी हो जाता है, तो उसको हम सती प्रथा के नाम से जानते हैं। जोहर प्रथा में क्या होता है? जोहर प्रथा में बड़े स्तर पर जब स्त्रियां अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती है या अग्निकुंड में अपने आप को झोंक देती है, तो उसको जोहर प्रथा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि राजस्थान के अंदर ये बड़े फेमस रही हैं जोहर प्रथा। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जोहर कहाँ हुआ, कौन कौन से जोहर हुए। और जोहर के साथ एक नाम और आ जाता है केसरिया। वो नाम क्या आ जाता है? किसे आपने पढ़ा ही होगा, आरएस का मेंस आपने किया, इसलिए बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं कि केसरिया वो प्रथा है जिसके अंदर जो राजपूत योद्धा वर्ग लड़ने के लिए अपने सर पर केसरिया बांध करके, कपड़ा बांध करके और पहन करके युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, तो उसको केसरिया करना बोला जाता था। तो जब जोहर और केसरिया दोनों हो जाते थे, यानी जब केसरिया का मतलब है केसरिया पहन कर गए और उन्हें ऐसा लगता था युद्ध में विजय की उम्मीद बहुत ही कम है, जैसे बहुत बड़ी सेना है सामने और हम बहुत कम है, तो उसको केसरिया बोला जाता था। और जब केसरिया पूर्ण हो गए इसका पता लगता था महिलाओं को, तो उनकी जो महिलाएं वो अपने आप को जोहर कर लेती थी या अग्निकुंड के हवाले कर देती, तो उसको जोहर बोला जाता था। और जब ये दोनों मिल जाते हैं जोहर व केसरिया, तो इसी को बोला जाता है साका। ये सारे शायद आप लोग जानते ही होंगे, ढाई साके हैं, कौन कौन से साके हैं तो वो भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो राजस्थान के बारे में ये मुख्य रूप से बातें थी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटे मोटे वैसे तो पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी कुछ एक बातें आपसे पूछी जा सकती है। जैसे एक तो आपके सब्जेक्ट का हिस्सा है मेंस में पुनर्जागरण,
इसके बारे में भी, पुनर्जागरण क्या था, इसको रेनेसां क्यों कहते हैं, रेनेसां व्यक्ति किसे कहा जाता है, पुनर्जागरण का साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है धर्म सुधार आंदोलन क्या था, कहां से शुरू हुआ। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर को माना जाता है, क्यों माना जाता है, लूथरवाद क्या था, काल्विनवाद क्या था, एंग्लिकनवाद क्या था, इससे संबंधित क्वेश्चन है वो भी आपसे, क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है ना। इसके बाद आपसे एशिया व अफ्रीका के अंदर जो साम्राज्यवाद आया और उसके बाद में जो राष्ट्रवाद आया, साम्राज्यवाद यानी किस किस तरह से अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय कंट्रियों ने इनको नियंत्रित किया, और उसके बाद किस तरह से इनमें राष्ट्रवाद की भावना आई, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। और फिर प्रथम व जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुए हैं उनके क्या इफेक्ट पड़े, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके इतर अगर हम जैसे बात करें, हिटलर के बारे में पूछा जा सकता है, हिटलर कौन था, नाजीवाद क्या था। ठीक है, मुसोलिनी के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर वर्ल्ड के अंदर जैसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति हुई है जिसने मतलब विश्व को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है, ऐसी घटनाओं से संबंधित ही आपसे पूछे जाने की उम्मीद है। अदरवाइज तो मेरे हिसाब से जाएंगे ही नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री में रेयर ही कंडीशन है कि जब वो बहुत सारे पूछ चुके हो इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री के, तभी मेरे हिसाब से इस पहलू को छूने की कोशिश है वो उनके द्वारा की जाएगी। तो ये सारी बातें सर इतिहास से संबंधित हो गई। दो चार बेसिक बातें हैं, आप कहो तो मैं वो बता। सर आपसे एक क्वेश्चन है, आप ये बताओ भारतीय इतिहास को कितने भागों बांटते हैं, प्रश्न चाहते हैं। बिल्कुल, एक क्वेश्चन सर ने अभी पुट किया है कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे जो इतिहास का विभाजन है, ये कई बार पूछा भी जाता है कि भी इतिहास का विभाजन, तो हमने कहा कि भी इतिहास है वो 3 भागों में बंटा हुआ है। ठीक है, क्यों बांटा गया है, तो हम ये कहेंगे, यहां पर जरा ध्यान रखिए, संस्थात्मक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम है उसके आधार पर बांटा गया। ये जरा ध्यान रख लीजिए आप, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि हमने जेम्स मील के द्वारा जो धार्मिक आधार पर विभाजन किया गया है भारत का, चाहे उसमें धार्मिक विभाजन का पुट आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले कहेंगे भारत का जो विभाजन है वो जेम्स मील ने किया है और उसने इसको 3 भागों में बांटा है। पहला है हिंदू काल, दूसरा इस्लामिक काल और तीसरा है ईसाई काल। लेकिन हमने जो अभी इतिहास का विभाजन जो आप पढ़ रहे हो उसको हमने धर्म के आधार पर नहीं बांटा है, हमने भी इतिहास को 3 भागों में बांटा है और उसको हमने आधार बनाया है इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को। सर 3 भागों को समझिए। हाँ, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये तो आप सारे जानते हो, इसलिए सर इनकी शुरुआत थोड़ी कब से? प्राचीन भारत देखिए प्रारंभ से आदिकाल से लेकर के, और इसको माना जाता है लगभग 712 ईस्वी तक। मध्यकाल को 712 से लेकर के इसको माना जाता है 1761 तक मुख्य रूप से, और इसको 1761 से लेकर के और 1947 तक। इसके बाद में पोस्ट मॉडर्न इंडिया जो 1947 के बाद का पीरियड है वो है। अब देखिए इसके अंदर आप ये नहीं कहेंगे कि भी ये पूर्ण रूप से इसमें इस्लामिक था या पूर्ण रूप से ये ईसाईयत था या पूर्ण रूप से ये हिंदू था, डोमिनेट जरूर हो सकते हैं उनमें, लेकिन वो मुख्य रूप से हमने धर्म को नहीं माना है, हमने किसको माना है, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को माना है। देखिए इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में क्या होता है, अगर आपसे पूछ भी ले कि भी ये संस्थात्मक व्यवस्था कैसे मानते हो, तो इसमें कुछ एक इंस्टीट्यूशन है जिनका इसमें प्रमुख आधार रहा है। जैसे हम बात करें कि प्राचीन भारत में हमने क्या कहा, शासकों को हमने सम्राट माना, किसी को हमने राजा माना, किसी को हमने महाराजा माना। जबकि मध्यकाल के अंदर हम क्या कहते हैं, कोई सुल्तान था और कोई बादशाह या बादशाह, इसको हमने आधार माना। और मॉडर्न के अंदर हम क्या कहेंगे, कोई गवर्नर जनरल था या जनरल था। इस तरह की ये इंस्टीट्यूशनल व्यवस्थाएं होती है। ये क्या होती है, इंस्टीट्यूशनल व्यवस्थाएं होती है, संस्थागत व्यवस्थाएं, ठीक है, संस्थात्मक व्यवस्था इनको बोलेंगे। और फिर और भी अगर हम एग्जांपल देना चाहे तो मंत्रिमंडल का दे सकते हैं भी। जैसे आप प्राचीन भारत के अंदर मंत्रिमंडल को देखेंगे तो उसमें जो पद नाम है वो आपको अलग मिलेंगे,
ठीक है ना, कि जैसे कोई मतलब अलग अलग, कोई अमात्य कहलाता है, कोई महादंड सेनापति, इस तरह से कहते हैं। और जब हम मध्यकाल की बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल संस्था के अंदर, तो आप देखिए वहां पर आपको अलग अलग मिलेंगे, जैसे मनसबदार उपाध्याय, या जो हायरार्की का जो सिस्टम है उसको आप देख लेंगे, जो वजीर है, ठीक है, दीवान है, सदर सदूर, काजी, इस तरह के मिलते हैं। और आधुनिक के अंदर हम देखेंगे तो वहां पर जो मिनिस्ट्रियल सिस्टम है हमारा, कि ये फॉरेन मिनिस्टर है या ये इनको पद दिए गए, तो अलग अलग बने हुए। तो ये जो संस्थात्मक व्यवस्थाएं, इसके आधार पर हमने इतिहास का विभाजन किया है। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, ठीक रहेगा, और आपके इतिहास के इंटरव्यू के लिए ये लाभदायक रहेगा। तो आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और जो जो टॉपिक आप लोगों को बताए हैं, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है एक ही जगह पर, ठीक है, ये बेसिक एक स्ट्रक्चर और ढांचा है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो जो बातें बताई है वो आप जरूर उसकी स्टडी करेंगे, उनकी थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे बुक्स के माध्यम से, ताकि वो सारे डाउट्स वगैरह जो भी है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक अगेन। आज की क्लास में आप सभी का वेलकम। आपने इस क्लास को लगाया, देखा, आपका तहरीर से शुक्रिया। और छोटा सा शेर आप लोगों के लिए, कहते कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर रजा से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बंदा तेरी रजा है क्या। इसलिए अपने सांस को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि दुनिया की ताकत हमें आरएस बनने से रोक नहीं सकती। डरना नहीं है, दिल में हौसला रखना है, आपको आरएस बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं चंद्रपाल जादू, हाँ, ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में अपने ग्रुप, अपने जो ग्रुप बना हुआ है उसमें कमेंट अवश्य करना। आज की क्लास के लिए